In 1872, जॉन डी रॉकफेलर ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट कंट्रोवर्शियल मूव की अमेरिकन बिजनेस हिस्ट्री, जब उसने 26 में से 22 अपने कंपेटिटर्स को बाय आउट कर लिया। इस स्ट्रेटेजिक मूव को, इस टेक ओवर को द क्लीवलैंड मैसेकर भी कहा जाता है। क्लीवलैंड मैसेकर इसलिए कि ये क्लीवलैंड ओहायो, वहाँ पे ये कंपनीज बेस्ड थी जिन्हें रॉकफेलर ने बाय आउट किया, और ये जितना भी टेक ओवर था ये विद इन 6 वीक्स जो है कंप्लीट हुआ। ये अमेरिकन हिस्ट्री में इससे मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है टेक ओवर्स के अंदर, और इसे जो है एक एज अ मोनोपोली के तौर पे, जो फर्स्ट मोनोपोली ग्रुप जो है के तौर के ऊपर भी देखा जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो क्लीवलैंड मैसेकर है ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। जॉन डी रॉकफेलर, पता तो है ना कौन था भाई? यूएसए में जो ऑयल रिफाइनरी का 90% बिजनेस था वो इस बंदे के पास था। इसे अमेरिकन हिस्ट्री में वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन और फर्स्ट बिलियनियर भी कहा जाता है। 1916 में जो इसके पास वेल्थ थी, अगर उसे आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाए तो वो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क से ज़्यादा इसके पास पैसे थे। सो उस हिसाब से वो जो दावा है कि ये फर्स्ट बिलियनियर था। लेकिन ये कोई बॉन्ड ऐसा नहीं हुआ था, एक हम्बल सा स्टार्ट था इसकी लाइफ का। एक पुअर फैमिली में बॉन्ड हुआ इन 1839 न्यूयॉर्क में। और जो इसे, वो होता है ना कि कोई भाई शुरू से कोई इनोवेटर था, कोई बिजनेस माइंड था, ब्रिलियंट माइंड था, वो नहीं था। सादा सा बंदा था, सिंपल सिंपल सा हिसाब जानता था बिजनेस को। और उसको जो ये बिजनेस की लत पड़ी ना, वो एट द एज ऑफ 12, जब उसके पास उसने ना $50 इकट्ठे किए और उससे इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट पे किसी दूसरे को दे दिए कि भाई मैं तुझे $50 दे रहा हूँ, इसके जब तूने मुझे रिटर्न करना है तो उसने 7% जो है ना ऊपर रख के तो मुझे वापस करना है। और जब वो पैसे उसे आए तो वहाँ से उसे बिजनेस की इंपॉर्टेंस का पता चला कि यार ये पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। एट द एज ऑफ 16 उसने बुक कीपिंग की जॉब कर ली, और बाय 23 जो है वो ऑयल इंडस्ट्री में उसने काम करना शुरू कर दिया। और बड़ी ही अर्ली एज में उसने सारी चीज़ों को जो है ना ग्रास्प कर लिया कि यार ये किस तरह से हो रहा है, और उसने अपना जो है किस तरह से पैसा कमाना है। इन 1870 उसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई, जिसने आगे जाके जो है अपने सारे कंपेटिटर्स को, जो क्लीवलैंड मैसेकर है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और अमेरिकन हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ऑयल रिफाइनरी कंपनी बनी। रॉकफेलर को क्रिएटर ऑफ मोनोपोली भी कहा जाता है कि जी फर्स्ट जो मोनोपोली ग्रुप था और जो एक मोनोपोली का जो बिजनेस के अंदर कॉन्सेप्ट लेके आया वो ये रॉकफेलर ही था। और लेकिन एक तरफ अगर आप उसके बिजनेस एथिक्स और उसके बिजनेस के तरीकों के ऊपर हम वो उसे कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है, जब उसकी डेथ हुई 1937, तब तक वो $530 मिलियन जो है वो डोनेट कर चुका था एजुकेशन में, मेडिसन में और मुख्तलिफ चैरिटेबल वर्क के अंदर। तो ये उसकी लाइफ के दो डिफरेंट पहलू थे। तो उसने पैसा कमाया भी और कम्युनिटी में दिया भी, और एक बड़ी अमाउंट उसने वो जो है कम्युनिटी में दी। और 97 ईयर्स ओल्ड था जब उसकी वो डेथ हुई। एक सेंचुरी जो है उसने टाइम स्पेंड किया। लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री को जो है ना, जब बात आती है फ्यू बिग पर्सनालिटीज़ को, जॉन डी रॉकफेलर का नाम जो है ना उस टॉप फ्यू पीपल्स के अंदर आता है। उसके जो है ना बिजनेस को, उसके कामों को जो है ना वो डिस्कस किया जाता है। तो अब चलते हैं द क्लीवलैंड मैसेकर की तरफ। तो मैं आपको क्विकली सा बताता हूँ कि हुआ कैसे और क्यों हुआ, किस लिए किया उसने ये वाला काम। इन 1870 जब स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की बर्थ होती है, जो रॉकफेलर की कंपनी थी, वो अलोन कंपनी नहीं थी क्लीवलैंड ओहायो में, और बहुत सारे कंपटीशन में ऑयल रिफाइनरी भी थी। और एक टाउन, उस वक्त ऑयल का बिजनेस इतनी तेज़ी से बूम कर रहा था कि हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा था, और छोटी मोटी उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज बनाई हुई थी। लेकिन इसका एक बैड इम्पैक्ट भी था। वो ये कि टू मच कंपटीशन होने की वजह से जो ऑयल प्राइसेस थी वो बहुत लो थी, और जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो भी कम थे। और ये सिर्फ इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज को नहीं पड़ रहा था, बल्कि इनके साथ जो शिपिंग कंपनीज थी, जो ट्रांसपोर्टेशन करती थी, कि ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती थी, उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। अब वो कंपनीज भी तंग थी कि यार इतने कंपटीशन के अंदर हम कैसे प्रॉफिट बनाएं, कैसे पैसा बनाएं। और जो ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग कंपनी थी उस वक्त तीन बड़ी ऑपरेट कर रही थी। एक अरी के नाम से थी, एक पेंसिल्वेनिया के नाम से थी, और एक न्यूयॉर्क सेंट्रल के नाम से थी। अब ये जो तीन रेल रोड जो कंपनीज थी, इन्होंने आपस में कहा कि यार हम ये पैसा तो बना ही नहीं सकते इस इतनी लो प्राइसेस के दौरान, हम ये कैसी चीज़ों को मैनेज करें। तो वो एक जो है उनको उनको एक वो आइडिया आता है कि क्यों ना हम जो है, जो बिग ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको कोई बेटर शिपिंग जो है ना रेट्स ऑफर करें, उनको बेटर प्राइसेस ऑफर करें, और उन्हें ये इंकरेज करें कि वो अपना सारा बिजनेस हमारे पास लेके आएँ, उनकी सारी शिपिंग जो है वो हमारे थ्रू हो, और इन रिटर्न हम तुम्हें बेटर रेट्स देंगे। तो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को सोचते हुए भाई उन्होंने एक द साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी, एक डील का नाम
नाम है, कोई कंपनी थी द साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी, एक डील तैयार की जो उन्होंने ऑफर की, जिसमें स्टैंडर्ड ऑयल थी और 4 और कंपेटिटर थे मार्केट में जो बिग प्लेयर थे। उनको कहा कि भाई आप अपना सारा बिजनेस आप हम लोगों को दो, इन रिटर्न हम आपको जो है बेटर शिपिंग रेट्स देंगे आपके कंपेटिटर के अगेंस्ट जो कम होंगे। दूसरा, अगर आप छोटे मोटे और बिजनेसेस को इंकरेज करोगे, हमारे पास लेके आओगे, उसका भी कमीशन आपको दिया जाएगा। तो ये जब डील ऑफर की गई तो वो जो बिग प्लेयर थे वो सारे एग्री कर गए। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो गुड अपॉर्चुनिटी है, अगर हमें बेटर रेट्स मिल रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी और बेटर हो जाएगा, अगर हमारी शिपिंग की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थोड़ा सा इससे फर्दर आगे गई, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शिपिंग भी तुम्हें देंगे और वो जो है डिस्काउंटेड रेट्स भी मिल जाएगा, कमीशन भी हो गया, वो सब बातें ठीक है, लेकिन भाई मुझे मेरे कंपेटिटर्स का डाटा चाहिए तुमसे। जी, आप ये देखिएगा आज से 150 साल पहले भी डाटा की कितनी इंपॉर्टेंस थी, और उसी इंपॉर्टेंस के ऊपर ये आगे जो मैसेकर होने वाला है ना, इसी की बेस पे होने होने वाला है। तो वो जब उन्होंने साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी से कहा कि मुझे मेरे कंपेटिटर्स का डाटा, मीन कि उनका सारी कॉस्टिंग, उनकी प्राइसिंग, किस चीज़ पे वो सेल कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, उनकी शिपिंग क्या है, वो मुझे दो। उस डाटे की बेस के ऊपर जो है ना स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी वो अपनी प्राइस स्ट्रक्चर बनाएगी, वो अपनी प्राइसेस ऑफर करेगी, वो देखेगी कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूं ताकि मार्केट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी सप्लाई है, वो चीज़ मैं जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी विन कर सके। और यही हुआ। साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी के पास चॉइस कोई नहीं थी, स्टैंडर्ड ऑयल एक बिग कंपनी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें जो है ना डाटा प्रोवाइड कर दिया कर देंगे, इन रिटर्न तुमने सारी शिपिंग हमारे थ्रू करवानी है। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने एग्री कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है, सारी भाई शिपिंग तेरी हो गई, तो ही करेगा मैनेज। और वो जो डाटा लेके, तो जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी भाई, वो सारा का सारा मार्केट के अंदर किसी किस्म के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते थे और जो ऑफर करनी होती थी प्राइसेस सबसे सस्ती और बेटर रेट्स ना स्टैंडर्ड ऑयल के जाना शुरू हो गया, और बाकी कंपटीशन भी परेशान होना शुरू हो गया। थोड़ी देर से बाद भाई मार्केट में खबर लीक हो जाती है कि स्टैंडर्ड ऑयल जो है रॉकफेलर की कंपनी, इसको कंपेटिटर्स की सारी प्राइसेस और उनका जो कॉस्टिंग है हर चीज़ का पता होता है, जिसकी वजह से उसे कोई बीट ही नहीं कर पाता। जब ये खबर फैलती है तो मार्केट में क्योस आ जाता है, एक परेशानी आ जाती है, जितने कंपेटिटर्स होते हैं कि वो हम कैसे compete करेंगे इसके साथ, इसको तो सब कुछ पहले ही पता होता है। जब ये मार्केट में सब एक पैनिक क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे स्टैंडर्ड ऑयल जो है वो खुद खिला के सामने आता है रॉकफेलर, और आके उन्हें कहता है जितने भी कंपेटिटर्स थे कि भाई देखो, अब मैं तुम्हारे लिए एक ऑप्शन लेके आया, इधर कि तुम जो ये अपना बिजनेस है ये मुझे सेल कर दो, ठीक है, या थोड़ी देर से मैं तुम्हें कंपटीशन में वैसे ही क्रश कर दूंगा। तो ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब जितने कंपेटिटर्स थे, मेजॉरिटी उन्हें नजर आ गया, कहता है कि जितना बड़ा स्टैंडर्ड ऑयल हो चुकी हुई है और जिस तरह से वो कंपटीशन को compete करने के लिए उसके पास हमारा सारा डाटा, हम कैसे इसके साथ मुकाबला करेंगे। और उसकी शिपिंग कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जितनी बड़ी वो कंपनी हो चुकी थी, शिपिंग कंपनी उसे प्रेफरेंस दे रही थी, तो इस बेस के ऊपर जो है जो कंपेटिटर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है ना बेटर है कि हम क्रश हों, हम इसको सरेंडर करके शायद कुछ गेन कर लें। तो भाई तब इन जो है 1872 जो रॉकफेलर है और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनीज है 22 कंपेटिटर्स को जो है आउट ऑफ 26 बाय आउट कर लेता है जी, विद इन 6 वीक्स। 6 वीक्स में 22 कंपेटिटर्स को बाय कर लेता है। उनमें से मेजॉरिटी जो कंपेटिटर है उन्हें जो है स्टॉक्स दे दिए जाते हैं स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के, कुछ को कैश पेमेंट दे के तो उनसे बाय कर लिया जाता है। अब जब ये सारा कुछ होता है तो इसको जो उस वक्त के लोकल न्यूज़ और जितने भी होते हैं वो क्रिटिक्स, उन्होंने इसे फिर टाइटल देते हैं द क्लीवलैंड मैसाकर, के भाई स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने छुरी फेर के रख दी अपनी कंपटीशन के ऊपर और 26 में से 22 कंपनियों को बाय कर लिया। बाय 1879 90% ऑफ द यूएस ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस जो है ना रॉकफेलर उसकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के पास था। कैसे क्रेवरली उसने डाटा को यूज करके कंपटीशन को क्रश किया और बाद में उसे बाय करके तो वो ऑयल रिफाइनरी का किंग बन गया। इन 1911 यूएस गवर्नमेंट जो है ना भाई वो इंटरफेरेंस करती है और वो कहती है कि ये स्टैंडर्ड ऑयल की जो है ना एक मोनोपोली बनी हुई है। वो कहते हैं ये इस इलीगल मोनोपोली को खत्म होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी है वो ऑर्डर करते हैं कि इसे स्प्लिट कर दिया जाए इन 34 डिफरेंट कंपनीज में। जी, 34 डिफरेंट कंपनीज में ऑर्डर करती है उनकी कि इसको स्प्लिट करके इस मोनोपोली को खत्म किया जाए, 34 डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज बनाए जाएं। एड पेपर्स और जो है मार्केट के अंदर दिखने में ऐसा लगा कि जैसे जो है ना स्टैंडर्ड ऑयल और रॉकफेलर का जो है ना डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, लेकिन भाई ये डाउनफॉल कोई नहीं था। वो रॉकफेलर ने हैप्पी हैप्पी उसने कहा कि ठीक है जाओ 34 कंपनीज बनानी है बना लो। वो 34 कंपनीज बन गई, लेकिन भाई उन 34 कंपनीज के अंदर जो मेजर शेयर होल्डिंग थी वो रॉकफेलर ही की थी। आप वो देखें, मतलब
लगा ऐसा ही कि वो जो स्टैंडर्ड ऑयल जो पास्ट जो है ना 30-40 ईयर्स के अंदर जो इतनी बड़ी एम्पायर बनाई कि उस एक ऑर्डर से उसे कन्वर्ट कर दिया गया 34 कंपनीज के अंदर कि अब वो खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन वो खत्म क्या हुआ, वो तो दुगना हो गया। वो पैसा पहले जो एक कंपनी बनाती थी, अब 34 कंपनियां पैसा बना के रॉकफेलर को देना शुरू हो गई, वो उसकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो वो उसके जो गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आया वो भी उसको ही फायदा दे गया, क्योंकि उसके मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग थे सब कंपनियों के वो रॉकफेलर के पास ही थे। रॉकफेलर ही जस्ट डिडंट सर्वाइव, बल्कि वो रिचर हो गया। और फर्स्ट वही जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आज की इन्फ्लेशन को इनकाउंट किया जाएगा तो उस टाइम पे बैक इन 1916 जब वो 34 कंपनीज प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रही थी, ही वाज द वेल्थिएस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट टाइम, और आज के हिसाब से वो फर्स्ट बिलियनियर बना। जी गुरु, तो क्या सीखा आपने द जो क्लीवलैंड मैसेकर है इससे? अगर मुझे उसको समराइज करना पड़े ना तो मैं उसे कहूँगा लिवरेज। लिवरेज किस चीज़ की थी? इंफॉर्मेशन की, जो उसे उसके कंपेटिटर्स के ऊपर थी। रॉकफेलर ने जब वो द साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी बनी, तो उसने उस वक्त उस साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी ने बाकी सब जो उस ग्रुप के पार्ट थे उन्हें बेटर शिपिंग रेट्स दिए और उन्हें जो है कमीशंस ऑफर किए। लेकिन रॉकफेलर जो है ना वो एक स्मार्ट डिसीजन लेके, भाई तुम मुझे मेरे कंपेटिटर्स का जो है ना डाटा बस शेयर कर दो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। और उस डाटे के बेस के ऊपर आप देखें उसने कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, सारे कंपेटिटर्स को क्रश करके रख दिया। बाद में बेशक उसे 34 कंपनीज में भी स्प्लिट हो गई, लेकिन वो सारा पैसा उसी की पॉकेट में जाता रहा। और ये सारा कुछ हुआ एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर, जो जो क्या कहते हैं द साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी ने इंफॉर्मेशन शेयर की रॉकफेलर के साथ। तो इंफॉर्मेशन बैक इन आज से 150 ईयर्स अगो तब भी कितनी इंपॉर्टेंट थी, और आज भी आप ये देख लें जो डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिसिस, डाटा माइनिंग, कितनी जॉब्स हैं दुनिया की इस टाइम सबसे हाईली पेड जॉब्स में से आती हैं, वो सारी डाटा को जो है माइन करने और कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन निकालने के ऊपर है। और ये बैक इन 150 ईयर्स अगो भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। तो ये डाटा की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से समझ आएगी कि कैसे आप कंपटीशन को क्रश कर सकते हैं डाटा की बेस के ऊपर। तो कभी जो है ना आपने जब आप मार्केट में compete कर रहे हैं ना, तो आपने जो मेन चीज़ खेलनी है वो है डाटा। जॉन डी रॉकफेलर ने ऑयल को फाइंड नहीं किया था कि उसने डिस्कवर किया हो, लेकिन उसने एक तरीका जरूर निकाला बिजनेस को, कंपटीशन को जो है कैसे आप क्रश कर सकते हो। आप उस पर डिबेट कर सकते हो एथिकली कि ये रॉन्ग है, राइट है, उसने सही किया नहीं किया, वो सारी चीजें एक साइड के ऊपर, लेकिन कंपटीशन को जो है किस तरह से मैनेज करना, किस तरह से मार्केट को कंट्रोल करना, बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना, ये सारा आपको उससे सीखने को मिलता है। तो वो जो है ना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ के फाउंडर ही हों, आपको बस जिस फील्ड में भी आप कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपने देखना है कि आप किस तरह से अपनी स्पेस बना सकते हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही रॉकफेलर की जो इस द क्लीवलैंड मैसेकर है ना, इससे आपको सीखने को मिलता है। जी, तो ये थी आज की वीडियो अबाउट द क्लीवलैंड मैसेकर। आप इस वीडियो के अंदर अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि रॉकफेलर ने जो अपने कंपेटिटर के साथ किया वो राइट था, रॉन्ग था, और आपकी क्या ओपिनियन है इसके मुतालिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।